वेलकम टू रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जितने मैंने इस चैप्टर में टॉपिक कराए बच्चों, सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि सभी बच्चे इन मेरे टॉपिकों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा माध्यम में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूले बच्चों। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। सभी स्टूडेंट ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, मनुष्यों में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे होता है बच्चों? लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या मादा। लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होएगा प्राणी या तो नर होएगा या मादा होएगी। नर बोलते हैं लड़के को और मादा बोलते हैं लड़की को। तो इस प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहा जाता है। एक बार दोबारा बोल लूं बच्चों, लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या मादा, या तो लड़का होएगा या लड़की होएगी। तो इसी प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे बच्चों, लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जो लिंग का निर्धारण है बच्चों गुणसूत्रों पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। फिर नीचे लाइन से दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, जल्दी याद हो जाएंगे ऐसे। क्या लिखेंगे बच्चों? पॉइंट वाज। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऐसे पॉइंट डाल देंगे। मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर हम इनके जोड़े बनाएंगे या 23 जोड़े होते हैं। 46 के जोड़े कितने होंगे बच्चों? 23। तो लिखेंगे मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े। एमसीक्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखना। फिर पॉइंट बना के लिखेंगे नीचे लाइन से, दैहिक या समजात गुणसूत्र। ये बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है। दैहिक या समजात गुणसूत्र 44 होते हैं या 22 जोड़ी होते हैं बच्चों। एमसीक्यू में पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। फिर पॉइंट बना के लिखे नीचे लाइन से, एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 या 1 जोड़ी। 2 या 1 जोड़ी। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे पॉइंट बना के, नर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। जो नर होएगा यानी कि लड़का होएगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक्स तथा वाई रहेंगे। क्या रहेंगे? एक्स तथा वाई। और नीचे लाइन से लिख देंगे एक्स वाई ने एक साथ लिख लेंगे। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे पॉइंट बना के, ऐसे ही लिखना है बच्चों, नंबर अच्छे लेने हो तो एग्जाम में। नीचे लाइन, मादा में लिंग गुणसूत्रों की संख्या एक्स तथा एक्स, वही एक साथ लिख देंगे एक्स 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 कोमल ओ इक्वल का साइन लगा के। अब क्या करेंगे बच्चों? ये हमारे नर है, ये हमारी है मादा। नर में गुणसूत्र कितने हुए? एक्स और वाई हुए हैं। और मादा में गुणसूत्र कैसे हुए? एक्स तथा एक्स रहे हैं। तो हमने इसके युग्मक बना लिए। ये युग्मक एक्स होगा, इधर युग्मक क्या होगा? वाई होगा। ध्यान से देखना बच्चों, इधर युग्मक क्या होगा? वाई होगा। ऐसी मादा के एक्स एक्स हो गए। इधर युग्मक क्या ले लिया? एक्स ले लिया। इधर क्या ले लिया हमने? अभी एक्स ले लिया। तो क्या करेंगे? ये जो एक्स है इसकी ये वाला एक्स इस वाले मादा के एक्स से मिल जाएगा। जब नर का एक्स मादा के एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स, तो क्या होगी? लड़की पैदा होगी बच्चों। नर का एक्स और मादा के एक्स से मिलेगा तो क्या पैदा होगी बच्चों? लड़की पैदा होगी, यानी कि मादा पैदा होगी। ऐसी नर का जो एक्स है किससे मिलेगा? इससे, मादा के एक्स है ये वाला। तो क्या हो जाए? एक्स एक्स हो जाए, तब भी लड़की पैदा होगी। एक्स एक्स लड़की पैदा होगी।
तो जब भी लड़की पैदा होगी बच्चों यानी कि मादा, फिर ये नर का वाई है, नर का गुणसूत्र क्या है, वाई है, और नर का गुणसूत्र वाई मादा के एक्स से मिलेगा, तो ये हमारा एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई। और जब ये एक्स वाई हो जाएगा तो क्या होएगा, लड़का पैदा होएगा यानी कि नर पैदा होएगा। ऐसी ये नर का वाई और स्त्री का ये एक्स, इससे मिला देंगे, एक्स वाई हो जाएगा, तब भी लड़का होएगा यानी कि नर होएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा बच्चों, मैं यहां बनाकर दिखा देता हूं आपको कैसे बना रखा हमने। ये नर, नर के गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स वाई। ये डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स में गुणसूत्र होगा, ये वाई गुणसूत्र होगा नर का। ऐसे इधर मादा ले लेंगे, मादा में गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं बच्चों। ये एक्स गुणसूत्र आगा मादा का, और इधर भी एक्स गुणसूत्र आगा मादा का। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलाएंगे ऐसा करके, एक्स एक्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स में क्या होगी, लड़की पैदा होगी। क्या होगी, लड़की यानी कि मादा। अब यही गुणसूत्र नर का एक्स गुणसूत्र और मादा के इस गुणसूत्र से मिला देंगे। अब यही गुणसूत्र नर का एक्स गुणसूत्र मादा के इस गुण से मिला देंगे, गुणसूत्र से मिला देंगे बच्चों, तो क्या होगा, एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्स यानी कि लड़की पैदा होगी। अब भी मादा यानी कि, अब नर का जो वाई गुणसूत्र है ये वाला, नर का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिला देंगे। इससे नर का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई। और जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तो क्या, लड़का पैदा होएगा। क्या होएगा, लड़का यानी कि नर पैदा होएगा। अब यही वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिला देंगे, यही नर का एक्स वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिला देंगे बच्चों। ऐसी मिलाने, ध्यान से देखना बच्चों, वाई गुणसूत्र नर मादा के एक्स गुणसूत्र से मिला देंगे तो एक्स वाई बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और जब एक्स वाई बनेगा, जब भी लड़का पैदा होएगा, क्या होएगा, लड़का पैदा यानी कि नर पैदा होएगा। और यही बना रखा मैंने यहां। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। चाहे पेन अलग अलग ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर लेना इसे बनाने में। फिर यहां से नीचे लिखेंगे हम, पॉइंट बना के लिखेंगे, नर का वाई गुणसूत्र ही, नर का वाई गुणसूत्र ही नर तथा मादा के लिंग का निर्धारण करता है। जो नर का वाई गुणसूत्र है नर और मादे के लिंग का निर्धारण करता है। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे पॉइंट बनाकर, मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। विकल्प में पूछ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि ऑटोसोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़े। कितने होते हैं, 22 जोड़े। तथा 23वां जोड़ा असमान होता है। 23वां जोड़ा असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। एक बार और बता रहा हूं, मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। और 23 क्या बचा, 23वां जोड़ा बचा। 23वां जोड़ा असमान होता है
उसी जोड़े को हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं उसको, लिंग गुणसूत्र बच्चों। फिर नीचे लाइन से पॉइंट में लिखेंगे, नर के 23वें जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। नर के 23वें जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र। एक्स वाई तो होता है बच्चों नर में, और एक एक्स गुणसूत्र होगा और क्या होगा, एक वाई गुणसूत्र। जबकि मादा में 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान होते हैं, यानी कि एक्स एक्स होते हैं मादा में। उनके गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और बताने वाला पॉइंट, नर के 23वें जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये लिखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हाफ ईयरली में और बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। और ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मानव में लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया को समझाइए, ऐसे ही लिखना है। तो बच्चों ये जो इसका डायग्राम है, डायग्राम भी जरूर बनाना है। डायग्राम में नंबर, अगर कोई बच्चा नहीं बनाएगा तो डायग्राम के नंबर काट लिए जाएंगे फिर। तो डायग्राम सहित बना के सोल्व आंसर लिखना है इसका। अब दूसरा हेडिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों ये भी। क्या दूसरा क्वेश्चन है, मेंडेल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए, या मेंडेल के नियमों को समझाइए, ऐसे भी दे सकता है, या मेंडेल के नियमों को उदाहरण से ही समझाइए, ऐसे भी दे सकता है। कैसे भी पर्सन बना सकता है वो एग्जामिनर। देख लो हेडिंग लिख रखा मैं, साफ साफ ऐसे लिखना है बच्चों, साफ साफ हेडिंग। तो सबसे पहले मेंडेल के बारे में पढ़ेंगे। जो मेंडेल थे, इन्होंने मटर के पौधे पे क्या करा था, प्रयोग करा था। और मटर के पौधे पे प्रयोग करके इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे उसके साथ साथ ही, जिन्हें मेंडेल के आनुवंशिकता नियम कहते हैं। इन्होंने क्या करा था, मटर के पौधे पर प्रयोग करा था, और मटर के पौधे पर प्रयोग करते करते इन्होंने 3 नियम प्रतिपादन करे। इन्होंने उन 3 नियमों को मेंडेल के आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। तो दोबारा देखेंगे, ऐसे लिख रहा है, मेंडेल ने मटर के पौधों पर किए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों को प्रतिपादन किया। निम्नलिखित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को मेंडेल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं, या के नाम से जाना जाता है, या ऐसे लिख देंगे, के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे, पहला नियम है मेंडेल का प्रभाविता का नियम। सबसे पहला नियम क्या है, मेंडेल का प्रभाविता का नियम क्या है बच्चों, ये विपरीत लक्षणों के जनकों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब विपरीत लक्षणों के बीच क्या कराएंगे, हम संकरण कराएंगे, के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, और प्रभावी लक्षण दिखाई देने के कारण इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। एक बार और बोल रहा हूं, साफ साफ लिखना है बच्चों, विपरीत लक्षणों के जनकों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। कैसे लक्षण दिखाई देंगे बच्चों, डायग्राम है ये रहा। ये बच्चों इसका डायग्राम ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। कैपिटल टीटी, कैपिटल टीटी को बोलेंगे हम शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे। अब यहाँ स्मॉल टीटी है, स्मॉल टीटी को बोलेंगे शुद्ध बौने पौधे,
शुद्ध बोने पौधे। अब क्या करा, इनके बीच संकरण कराएंगे, जैसे उसमें करा था विलिंग गुण सूत्र में, ऐसे ही करना है बच्चों। इधर टी ले लिया हमने, ये टी ले लिया, ऐसे ये स्मॉल टी लिया और इधर भी स्मॉल टी लिया। तो क्या करा, संकरण कराएंगे, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करा देंगे ऐसे। ध्यान से देखना बच्चों, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी इस तरह करा देंगे बच्चों संकरण। ध्यान से देखना, चाहे ब्लैक 2-3 पेन का यूज करना, पर बनाना सही है, साफ सुथरा बनाना। ये बनाना है। इसका संकरण इससे करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे। अब इसका संकरण कराएंगे, इस वाले का संकरण किससे कराएंगे, स्मॉल टी से कराएंगे पहले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इस वाले का संकरण किससे कराएंगे, हम इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अगर समझ में ना आए, मैं एक बार और मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ क्या लिया हमने, कैपिटल टी, इनको बोलते हैं शुद्ध लंबे पौधे। क्या बोलते हैं, शुद्ध लंबे पौधे। ये मैं रफ में बना के बता रहा हूँ बच्चों। स्मॉल टी इसको बोलते हैं शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध बोने पौधे। तो क्या कराएंगे, अब संकरण कराएंगे। इसका कैपिटल टी इधर ले लिया, इसका कैपिटल टी इधर ले लिया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो संकरण करा दो। इसका कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी से करा देंगे ऐसे करके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर कैपिटल टी का किससे कराएंगे, इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे संकरण। अलग अलग पेन का यूज करना है बच्चों, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इनका संकरण होगा दोनों से। अब इसका संकरण कराएंगे, इसका संकरण किससे कराएंगे, स्मॉल टी से कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी का संकरण किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे कराएंगे बच्चों संकरण। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फिगर समझ में आ गया होगा तो बच्चों फिर लिखेंगे इसके नीचे, फिगर के नीचे, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। संकरण करा दिया किस किस के बीच, शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी F1, ये जो हमारे आगे वाले ये है, इनको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी, और प्रथम पीढ़ी को हम F1 से डिनोट करेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हो रहे हैं बच्चों, लंबे। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इसको बोलते हैं लंबे पौधे। तो प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे क्या आ रहे हैं बच्चों, लंबे पौधे आ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधों में लंबेपन का गुण प्रभावी होता है, पौधों में लंबेपन का गुण प्रभावी होता है और बौनेपन का गुण अप्रभावी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि लंबे पौधों में गुण प्रभावी होता है और बौने पौधों में गुण क्या होता है बच्चों, अप्रभावी होता है। ये हमारा मेंडेल का प्रभाविता का नियम है, पूरा उदाहरण सहित करना है बच्चों, चित्र बना के। अब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा नियम क्या है हमारा, मेंडेल का पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम है मेंडेल का पृथक्करण का नियम, या इसका दूसरा नाम है शुद्धता का नियम, या इसका दूसरा नाम है शुद्धता का नियम। क्या है बच्चों ये, जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में जो दूसरी पीढ़ी होती है, ये वाली पीढ़ी, इसको बोलते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में 2:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं। 2:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसका भी डायग्राम देखेंगे बच्चों।
तो इसके बच्चों फिगर बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी, कैपिटल टी कैपिटल टी। शुद्ध बोने पौधे, बोने पौधे क्या कहा गया अभी, अप्रभावी, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है बच्चों। तो क्या कराएं, संकरण कराएंगे। यहां लिखेंगे शुद्ध लंबे पौधे, क्या लिखेंगे, शुद्ध लंबे पौधे, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहां लिखेंगे संकर लंबे पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही बनाना है बच्चों डायग्राम इसके नीचे। संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है उसमें संकर जोड़ देंगे बच्चों, संकर लंबा पौधा। यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें भी संकर लंबा पौधा। शुद्ध बोना पौधा हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक बार और बता रहा हूं, जब इनके बीच हम संकरण कराएंगे, जैसे ही कराया था अभी ऐसी ऐसी कराना है। ऐसी करा कर देखें हम, कैपिटल टी लिया या कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा बच्चों। करा कर देख लेंगे तो यही चार बनेंगे हमारे ये। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कर लेना बस बच्चों, और संकरण करा कर देख लेंगे रफ कार्य में, रफ कॉपी में, और ये ऐसा बन जाएगा फिर हमारा कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा, शुद्ध बोना पौधा स्मॉल टी। तो लिखेंगे अभी नीचे लाइन से, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध लंबे बोने पौधे होते हैं। जो F2 पीढ़ी है हमारी, शुद्ध लंबे पौधे हैं, संकर लंबे हैं, और क्या है, शुद्ध बोने पौधे। लंबे पौधे कितने हमारे, लंबे पौधे इसके अंदर एक ही है, तो इसलिए हमने एक लिया। संकर लंबे पौधे कितने, एक और एक दो, तो इसलिए अनुपात 2 लिया। अशुद्ध बोने पौधे कितने इसमें, एक अनुपात ले लिया। इसका अनुपात ये बन जाएगा बच्चों 1:2:1। एक बार और बता रहा हूं, ये जो हमने डायग्राम बना रखा है इसमें शुद्ध लंबे पौधे कितने, एक ही है, तो इसलिए एक आया। फिर दूसरा संकर लंबा पौधा कितने हैं, 2, तो अनुपात 2 आ गया। शुद्ध बोना पौधा कितने इसके अंदर, 1, तो अनुपात 1 आ गया। के अनुपात में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम था बच्चों। अब तीसरा नियम करेंगे हम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है बच्चे, लिखेंगे इसमें, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, उसे बोलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनके लक्षण 9:3:3:1 के अनुपात में देखने को मिलते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल टी। तो क्या लेंगे, कैपिटल आर टी। कैपिटल आर को बोलेंगे गोल बीज, ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल आर को बोलेंगे गोल बीज और स्मॉल आर को बोलेंगे झुर्रीदार बीज, ये ध्यान रखना। कैपिटल आर को बोलेंगे गोल बीज, स्मॉल आर को बोलेंगे झुर्रीदार बीज। तो हमने क्या लिया, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी आर टी लिया, इधर लेंगे स्मॉल, इसी चीज को इधर स्मॉल में लेंगे। तो अब क्या बनाएंगे हम, पुनेट का चक्करबोर्ड, उसे बोले हैं पुनेट का हम चक्करबोर्ड। कैसे बनाएंगे अब इसमें ये हमारा पुनेट का चक्करबोर्ड है बच्चों, ये ध्यान से देखना, ऐसे ही बनाना है पुनेट का चक्करबोर्ड। तो हम यहां लेंगे आर टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, या कैपिटल आर स्मॉल टी, या स्मॉल आर कैपिटल टी, या स्मॉल आर स्मॉल टी। जो चीज हम यहां लेंगे वही चीज हम नीचे लेंगे। देखना बच्चों, यही चीज ली हमने नीचे, जो चीज हम यहां ले रहे हैं वही चीज हम यहां ले रहे हैं नीचे।
तो कितने कॉलम बनाएंगे बच्चों? 1 2 3 4, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 4 कॉलम बना लेंगे ऐसे ऐसे, साफ साफ बनाएंगे। अलग अलग पेन का यूज करेंगे सही बच्चे, सभी बच्चे अलग अलग पेन का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे अब? इसको इससे मिला देंगे, आर टी, ध्यान से देखना, RRTT, RRTT। आर को मैंने क्या बताया? गोल लंबे। कैपिटल आर को मैंने क्या बताया? मैंने पीछे गोल लंबे। अब इसकी गुना इधर कर देंगे, आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, आर कैपिटल टी स्मॉल टी। आर क्या बताए? गोल लंबे। अब इसकी गुना इधर कर देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी, ये आ जाएगा। इसको बोलेंगे गोल लंबे, कैपिटल आर का यूज हो रहा तो गोल लंबे। अब ऐसे इधर करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गोल लंबे, क्यों कैपिटल आर का यूज हो रहा तो गोल लंबे, ये लिखना है। अब नीचे आ जाओ, अब इसकी गुना करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे हम इसमें ही, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। देख लो बच्चों, ऐसे गुना कर रहे हैं हम, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको बोलेंगे गोल लंबे, क्या बोलेंगे? गोल लंबे। इसकी गुना हम इसमें करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, गोल बोने। ये तो गोल हो गई हमारे, क्या हो गए? बोने पौधे हो गए। अगला इसकी गुना इधर करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, गोल लंबे। क्यों कैपिटल टी का यूज हो रहा तो गोल लंबे, सही है। इसकी गुना इधर करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी, तो गोल बोने। स्मॉल टी का यूज हो रहा तो गोल बोने, कैपिटल आर का मतलब गोल। अब तीसरी कंडीशन में आ जाऊं, ये वाली, इसकी गुना हम इसमें करेंगे, ध्यान से देखना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी, क्या बोलेंगे इसे? गोल लंबे। अब गुना कर लो, इसकी गुना इसमें करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, गोल लंबे, इसको बोलेंगे गोल लंबे। अब इनकी गुना कर लो, इसकी गुना इसमें करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी। स्मॉल आर को नाम दिया था हमने झुर्रीदार, अभी पीछे मैंने बताया था स्मॉल आर को झुर्रीदार। तो झुर्रीदार, टी का मतलब लंबे, झुर्रीदार लंबे। अब इसकी गुना हम इधर कर देंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलेंगे झुर्रीदार लंबे, इसको बोलेंगे झुर्रीदार लंबे। अलग अलग पेन का यूज करना है बच्चों, जब ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर देगा। सही है बच्चों। अब ये वाली लाइन करते हैं, इसकी गुना हम इसमें कर देंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलेंगे गोल लंबे। इसकी गुना इधर कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, इसको बोलेंगे हम गोल बोने, गोल बोने। इसकी गुना इधर कर देंगे, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलेंगे झुर्रीदार लंबे, झुर्रीदार लंबे। अब इसकी गुना इधर कर देंगे, स्मॉल आर स्मॉल टी, इसको बोलेंगे झुर्रीदार बोने, ये बोने का संकेत है। तो लिख लेंगे बच्चों, गोल बीज लंबे। गोल बीज लंबे कितने हमारे? गोल बीज लंबे, एक तो ये लंबा होगा, गोल लंबे 2, गोल लंबे 3, गोल लंबे 4, गोल लंबे 5, गोल लंबे 6, गोल लंबे 7, गोल लंबे 8 और कहाँ है? गोल लंबे 9। तो गोल बीज लंबे कितने? 9 है बच्चों। फिर
गोल बीज बोने कितने हैं? गोल बीज बोन एक तो ये होगा, गोल बीज बोन एक तो ये होगा, 2 गोल बीज बोने और देखेंगे कहाँ है? गोल बीज बोने, गोल बीज बोने देखेंगे बच्चों, गोल बीज बोने कहाँ है? दोबारा से कितने गोल बीज बोने एक तो ये होगा, गोल बीज बोने 2 ये होगा, गोल बीज बोने की होगा तो 3 हो गई है। गोल बीज बोने कितने हो गए? 3। अब झुर्रीदार बीज देखेंगे बच्चों, झुर्रीदार बोने, पहले झुर्रीदार बीज लंबे देखेंगे। झुर्रीदार बीज लंबे कहाँ हैं? झुर्रीदार लंबे 1 होगा, झुर्रीदार लंबे 2 हो गए, ये 2 हो गए। झुर्रीदार लंबे कितने हो गए? 3 हो गए, तो अनुपात 3। फिर बोने पौधे, झुर्रीदार बोने पौधे देखेंगे तो ये होगा झुर्रीदार बोने पौधे 1, झुर्रीदार बोने पौधे देखेंगे और बस 1 ही है झुर्रीदार बोने पौधे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? गोल बीज लंबे 9 है, गोल बीज बोने 3 है, झुर्रीदार बीज लंबे 3 है, झुर्रीदार बीज बोने 1 है, का अनुपात क्या लिखते हैं? अनुपात में लिखेंगे इसको 9:3:3:1। ये इसका अनुपात है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना, 9:3:3:1। इसको बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम फिनोटाइप अनुपात बोलते हैं। ये मेंडल के नियम थे, ये खत्म हो गए। इतना % देना है, इसका आंसर इतना देना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का पूछेगा जरूर, हाफ ईयरली में भी और बोर्ड परीक्षा में भी। अगला हेडिंग है बच्चों फिनोटाइप। फिनोटाइप को बोलते हैं हम लक्षण प्रारूप भी, या तो फिनोटाइप आ सकता है या लक्षण प्रारूप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो क्या होता है बच्चों लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप? तो लिखेंगे इसका प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जो फिनोटाइप है सबसे पहले इसका प्रयोग किसने करा था? जोहानसन, किसी वैज्ञानिक का नाम है ये, इसने किया था। इसे दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। फिनोटाइप को दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। किसी जीव के जो बाहर के जो लक्षण हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जैसे शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा ये लक्षण है उसमें लंबा होने का, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिर लिखेंगे शुद्ध बोना, बोने पौधे का क्या लक्षण है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिर पीला है, हरा है, गोल है, झुर्रीदार है, ये सब क्या है बच्चों? इनके लक्षण है, इनको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार, रंग, आकृति आदि को व्यक्त करता है। जो फिनोटाइप है जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार, रंग, आकृति आदि को व्यक्त करता है। ये बच्चों फिनोटाइप में लिखना है। अब दूसरा हेडिंग लिखेंगे जीनोटाइप। क्या लिखेंगे इसको? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है बच्चों? इसे जीन रूप या समजीवी भी कहते हैं। इसे जीन रूप या समजीवी भी कहते हैं। दूसरा हेडिंग है बच्चों जीनोटाइप। जीनोटाइप इसका दूसरा नाम है जीन रूप या समजीवी। इसका दूसरा नाम है बच्चों जीन रूप या समजीवी। तो पहले तो हम ये लिखेंगे इसे जीन रूप या समजीवी भी कहते हैं। इसे जीन रूप या समजीवी भी कहते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जीव की आनुवंशिक संरचना को व्यक्त करता है। जीनोटाइप जीव की आनुवंशिक संरचना क्या करता है बच्चों? व्यक्त करता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी।
संकर लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। बोने पौधे का जीनोटाइप होता है बच्चों स्मॉल टी होगा, ये लिखना है बच्चों इसमें एग्जाम्पल में। शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और बोने पौधे का जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। ये फिनोटाइप बच्चों और जीनोटाइप खत्म हो गए बच्चों। अब अगला हेडिंग है आनुवंशिक। क्वेश्चन ऐसे बन का आएगा कि आनुवंशिक किसे कहते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसके जन्मदाता और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यही लिखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। तो हेडिंग लिखेंगे आनुवंशिकता। क्या हेडिंग लिखेंगे उत्तर में? आनुवंशिकता। क्या है? सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जितने भी जीवधारी हैं अपने जैसे संतान पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा करेगा, शेर का बच्चा शेर ही पैदा होगा, सरसों के पौधे से सरसों का पौधा ही निकलेगा, आम के पौधे से आम का पौधा ही निकलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि कोई भी जीवधारी अपने जैसी संतान पैदा करना क्या होता है? आनुवंशिकता। बकरी का बच्चा बकरी के बच्चे ही पैदा करेगी, शेर का बच्चा शेर का बच्चा ही होएगा बच्चों, शेर का बच्चा शेर ही होएगा, सरसों का पौधा सरसों का पौधा ही निकलेगा, सरसों पौधे से क्या निकलेगा? सरसों का पौधा। और मनुष्य के बच्चे से क्या निकलेगा? मनुष्य का बच्चा ही निकलेगा। इसी को बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। नीचे लाइन से लिखेंगे सभी जीवधारियों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। सभी जीवधारियों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। जो माता पिता से उनके संतानों में क्या पहुंचते हैं बच्चों? पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। जनकों को संतानों से प्राप्त इन लक्षणों को वंशागत लक्षण या आनुवंशिक कहते हैं। जनकों को संतानों से प्राप्त इन लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं। नीचे लाइन से लिखेंगे इन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों? वंशागति। क्या बोलते हैं? वंशागति या आनुवंशिकता। फिर लिखेंगे आनुवंशिकता की खोज सन 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता की खोज सन 1866 ईस्वी में किसने करी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में कि आनुवंशिकता की खोज किसने करी थी, तो आंसर लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्या लिखेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का मेंडल के प्रयोग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेंडल के प्रयोग। जितने भी टॉपिक हैं मैं बोर्ड और हाफ ईयरली के एग्जाम के उससे करा रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस में इंपॉर्टेंट ही टॉपिक कराएं ज्यादातर। ये मेंडल के प्रयोग में क्या है बच्चों? पहला एक संकर संकरण। एक संकर संकरण है। क्या है ये? जब विपरीत लक्षण लंबे और बौने पौधे लिए, विपरीत लक्षण लंबे पौधे बौने पौधे लिए हमने, ये विपरीत हो गए बच्चों। लंबे और बौने पौधे क्या हो गए? विपरीत हो गए। जब विपरीत लक्षणों के बीच क्या कराते हैं? संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे होते हैं। जब विपरीत लक्षण वालों पौधों के बीच क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और F2 पीढ़ी में 3 लंबे तथा एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। जो F2 पीढ़ी है हमारी यानी कि दूसरी वाली, उसमें 3 लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा होता है। कैसे बनाएंगे? हमने लंबे पौधे लिए कैपिटल टी, इधर बौने पौधे लिए स्मॉल टी। तो क्या कराएंगे बच्चों? वही संकरण कराएंगे। इधर हमने ये कैपिटल टी ले लिया, इधर भी कैपिटल टी ले लिया, इधर स्मॉल टी ले लिया, इधर भी क्या ले लिया? स्मॉल टी। तो क्या कराएंगे? संकरण। इसका इससे मिला दिया तो क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया।
फिर क्या करा, ये वाला इससे मिला दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ये वाला आप किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे हम, ध्यान से देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला इससे मिलाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या कहा कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या है, लंबे। ये हमारी प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या है बच्चों, लंबे हैं। इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी में हमारे पौधे क्या हैं, छोटे बौने पौधे हैं। क्या बोलते हैं, बौने पौधे हैं। तो ये लिख रहा है इसमें बच्चों, ये लाइन बना के लिख सकते हो अगर ये पता है तो तुम्हें, कोई जरूरी ना सेम टू सेम लिख दो, इसके इसे बना के लिख सकते हो अब तो। दूसरा प्रयोग है बच्चों द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण है, इसमें लिखेंगे जब दो लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। जब दो लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराते हैं, संकरण कराया जाता है, तो वह द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो वह द्विसंकर संकरण कहलाता है। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराते हैं बच्चों, संकरण कराते हैं, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, मेंडेल ने दो प्रकार के पौधों को चुना। कौन कौन से, तो गोल तथा पीले बीज वाले। मेंडेल ने दो प्रकार के पौधों को चुना, तो चुना गोल तथा पीले बीज वाले और हरे व झुर्रीदार बीज वाले। ये दो पौधे चुना उन्होंने, गोल और पीले बीज वाले और हरे और झुर्रीदार बीज वाले। अब क्या लिखेंगे, पीला व गोल लक्षण प्रभावी है। पीला व गोल लक्षण क्या है, प्रभावी है। और हरा व झुर्रीदार अप्रभावी है। हरा और झुर्रीदार क्या है बच्चों, अप्रभावी। अब क्या बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे, इसके नीचे साफ बनाएंगे बच्चों, फिटे का यूज करेंगे। इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे लक्षण, यहाँ लिखेंगे प्रभावी, यहाँ लिखेंगे अप्रभावी, जो मैंने अभी ऊपर ही बताया था। क्रम संख्या में नंबर 1, यहाँ लिखेंगे बीज का रंग, बीज का रंग। प्रभावी मैंने क्या बताया था ऊपर अभी, पीला। प्रभावी क्या बताया था मैंने, पीला। और अप्रभावी में लिखेंगे, अप्रभावी लिखेंगे, अप्रभावी में क्या बताया था मैंने, हरा। अगर टेबल बना लोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों कि बच्चे ने कुछ करा है, तो टेबल बना के करना है ये भी। फिर बीज का आकार लिखेंगे दूसरी कॉलम में, बीज का आकार। बीज का आकार, बीज का आकार कैसा है बच्चों, गोल है। इसमें यहाँ गोल लिखेंगे, और इसमें बीज का आकार कैसा है, झुर्रीदार। यहाँ क्या लिखेंगे, झुर्रीदार। तो फिर क्या लिया हमने, पीले गोल लिया। ये टेबल पूरी कर लेंगे बच्चों। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे पीले गोल, हरे झुर्रीदार। पीले को लिखेंगे हम वाई, कैपिटल वाई वाई। पीले को लिखेंगे कैपिटल वाई वाई, और गोल को लिखेंगे कैपिटल आर आर। हरे झुर्रीदार को लिखेंगे स्मॉल वाई वाई, और झुर्रीदार को लिखेंगे स्मॉल आर आर। तो इनके बीच क्या कराया, संकरण कराया। क्या करवाया इनके, पीले गोल संकर करवाया। तभी मैंने पीछे बताया था, पीले गोल पीले भी जब संकरण कराएंगे हम इनके बीच, पीले गोल कितने भी जाएंगे, 9। पीले झुर्रीदार कितने भी जाएंगे, 3। हरे गोल कितने आएंगे, 20, 3। हरे भी झुर्रीदार बीज कितने आएंगे बच्चों, 1। जैसा भी मैंने दूसरे नियम में कराया था मेंडेल के, ऐसे संकरण कराना है और उससे पता लग जाए कितने आएंगे बीज। तो पीले गोल कितना है बच्चों, 9। पीले झुर्रीदार कितना है, 3। हरे वे गोल कितना है, 3। हरे वे झुर्रीदार बीज कितना है, 1। तो ये हमारा बच्चों ये चैप्टर था, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आप सभी को। अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ